तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको फिर एक बार वापस लेके चलेंगे उल्हासनगर, जहाँ पप्पू कलानी की वो कहानी अभी बाकी है, जहाँ उस वक्त के डीसीपी डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस वाई.सी. पवार ने अपने ही पुलिस कमिश्नर के सामने पप्पू कलानी एमएलए को थप्पड़ जड़ दिया। बहुत बड़ी बात होती है एक पुलिस वाला एक एमएलए को थप्पड़ मार दे, वो भी अपने पुलिस कमिश्नर के सामने। ये किस्सा आपको सुनाएंगे। और उसके साथ हुआ क्या था, क्या बात थी कि ऐसा एक यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर को करना पड़ा, और भी बातें हैं जो आपको सुनाएंगे। पप्पू कलानी का हीरो बनने का सबसे बड़ा किस्सा भी मुझे वाई.सी. पवार ने सुनाया था, जिनको मैं 1983 से जानता था, जब वो मुंबई के जोन 4, जहाँ पे मैं रहता था साइन कोलीवाड़ा में, एंटोपिल में, और वर्धा राजन की हुकूमत चलती थी। और वाई.सी. पवार को स्पेशली जे.एफ. रोबेरो, जूलियो रोबेरो ने उस जोन का डीसीपी लगाया था अंडरवर्ल्ड की नकेल कसने के लिए। और तकरीबन 5 साल के, 4.5-5 साल के करीब वाई.सी. पवार ने जो पावरफुल बदमाशों के खिलाफ जंग लड़ी, वो शायद उल्हासनगर में उनके बहुत काम आई। अब पप्पू कलानी की बुरी किस्मत कि वही वाई.सी. पवार जिसने वर्धा राजन मुडलियार को भगा दिया था चेन्नई, मद्रास उस ज़माने में, उससे वास्ता पड़ गया। हुआ ये कि 87 में मुंबई छोड़ने के बाद वाई.सी. पवार की इधर उधर पोस्टें हुई, लेकिन 1990 में वाई.सी. पवार को कल्याण का डीसीपी लगा दिया गया। थाना जिले में पड़ता, वहाँ पे कल्याण, डोंबिवली और उल्हासनगर, इस किस्म के सारे छोटे बड़े शहर उनकी ज्यूरिसडिक्शन में आते थे। अब सबको पता था उल्हासनगर के, कल्याण के, डोंबिवली, अंबरनाथ के बदमाशों को कि वाई.सी. पवार किसी की नहीं सुनता। अब वाई.सी. पवार की पोस्टिंग होगी उल्हासनगर में 1990 में, तो एक तकलीफ खड़ी होगी पप्पू कलानी को। लेकिन पप्पू कलानी और रूलिंग पार्टी का एमएलए था, उसके पहले म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का प्रेसिडेंट रह चुका था, और काफ़ी सारी पॉलिटिकल एक्टिविटी चल रही थी। और गो बहरानी के साथ भी दुश्मनी का कारण वही पॉलिटिक्स थी। जब 86 में पप्पू कलानी पहली बार म्यूनसिपल काउंसिल का चेयरमैन बनता है, उसके पीछे भी एक कारण था। जो 86 में इलेक्शन हुई थी, उस इलेक्शन में कॉरपोरेशन की, जिसमें पप्पू कलानी कॉरपोरेटर जीता, लेकिन गो बहरानी इसका सीनियर लीडर था। वो जीता कैसे, ये किस्सा भी मुझे वाई.सी. पवार ने सुनाया था बहुत साल पहले। आज बात करते करते याद है। हुआ ये कि 1986 में, 83 में जर्नलिस्ट ए.वी. नारायण के मर्डर के बाद उल्हासनगर में क्रिमिनल एक्टिविटीज गर्म होनी शुरू हुई। 86 में ऑटो रिक्शा यूनियन लीडर रमाकांत पवार, जो महाराष्ट्रियन था, उसका मर्डर होता है पॉलिटिक्स को लेके। और पूरे उल्हासनगर में सिंधी कम्युनिटी और मराठा कम्युनिटी के बीच तनाव होता है। और दोनों ग्रुप में, अब महाराष्ट्र में महाराष्ट्रियन लोगों को, उनको लगता है कि हमारे साथ बेइंसाफ़ी हो रही है, तो वो इकट्ठे हुए और सिंधी कम्युनिटी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब सिंधी कम्युनिटी को बचाने की जिम्मेदारी पप्पू कलानी ने अपने सर पे ले ली। और उसने उस मर्डर के बाद 2 दिन के बाद वहाँ पे एक मराठा लोकेलिटी है, उसके लोकेलिटी की तरफ एक ओपन जीप में बैठ के पप्पू कलानी अपने लोगों के साथ जाता है। और उस कॉलोनी के गेट के जो वो एरिया और सड़क जो उसमें एंटर करती,
वहाँ पे हवा में फायर करता है और उसके बाद काफ़ी घंटे स्टैंड ऑफ रहा, पुलिस को आना पड़ा, बड़ी मुश्किल से दोनों कम्युनिटी को शांत करके माहौल ठीक किया गया। लेकिन उस दिन के बाद सिंधी लोगों के लिए पप्पू कलानी हीरो बन गया। इस किस्म के सीन आपने शायद फिल्मों में देखे होंगे कि एक नेता कांग्रेस का ओपन जीप में खड़ा होकर अपने साथियों के बीच में हवा में फायर कर रहा है और उस इलाके की मेजॉरिटी कम्युनिटी उस राज्य की उसको चैलेंज कर रहा है। तो ये एक किस्सा था जिसने पप्पू कलानी को डॉन कलानी बना दिया। अब उस कॉरपोरेशन की इलेक्शन के बाद ऑटोमेटिक चॉइस चेयरमैन बनने की थी को बहरानी, लेकिन क्योंकि पप्पू कलानी यंग होते हुए सिंधी कम्युनिटी का बहुत बड़ा हीरो बन गया था, तो एक कंप्रोमाइज़ फार्मूला निकाला गया। 6 साल की शायद उसकी मर्याद होती है, तो पहले कुछ साल 5 साल के 12-5 साल, तो पहले 30 महीने पप्पू कलानी प्रेसिडेंट रहेगा और आकर के जो 30 महीने हैं वो गो बहरानी प्रेसिडेंट रहेगा। कंप्रोमाइज़ हो गया, पप्पू कलानी प्रेसिडेंट बन गया म्यूनसिपल काउंसिल का। लेकिन 30 महीने के बाद पप्पू कलानी ने वो कुर्सी छोड़ने से इनकार कर दिया और फिर दुश्मनी हो जाती है गो बहरानी और पप्पू कलानी की। 1990 में असेंबली इलेक्शन आती है जो पप्पू कलानी लड़ता है कांग्रेस टिकट से। उस इलेक्शन के दौरान जिसमें वोटिंग हो रही थी, उस वोटिंग के दौरान पप्पू कलानी के लोगों ने कुछ गड़बड़ी की, बोगस वोटें डलवाई या पैसा भट्टा डराया धमकाया, जिसकी शिकायत घनश्याम भतीजा ने की इलेक्शन कमीशन को और पुलिस को। उसमें पप्पू कलानी तो जीत गया, लेकिन उसके दिल में एक गुस्सा था कि इस आदमी ने मेरी इलेक्शन में खलल डाला है, और अगले ही दिन घनश्याम भतीजा का मर्डर हो जाता और उसके बाद दुश्मनियाँ शुरू। फिर दुनीचंद कलानी का मर्डर, जिसमें 3 बड़े नाम इन्वॉल्व थे, गो बहरानी, उसके साथ लालू हेमदेव और उसके साथ के मारुति जादव जो उसका बॉडीगार्ड था। अब हेमदेव लालू के मर्डर के केस की बात हमने शायद लास्ट एपिसोड में की थी, जिसको साइलेंट सेल में मारा गया था। उसमें हमारे एक रीडर ने, सुनने वाले ने कमेंट दिया कि आपकी इन्फॉर्मेशन सही नहीं है, जो हेमदेव था वो अमर नायक का रिश्तेदार था। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि दूसरा हेमदेव था, ये हेमदेव दूसरा था। तो ये दोनों हेमदेव अलग अलग हैं। तो ये हेमदेव जो था वो हेमदेव गो बहरानी और ये उसके बाद आगे वाले चले गोपाल राजवानी, ये सब लोग उस केस में इन्वॉल्व थे। ऐसी कंप्लेंट की गई थी नारायण कलानी की तरफ से, जो पप्पू कलानी का भाई है। तो वो FIR के बेस पे इनको पकड़ा गया, केस में शामिल किया गया। लेकिन 90 में इन तीनों की हत्या हो जाती है, गोपाल राजवानी को छोड़ के। उसकी 2000 में हत्या होती है, 10 साल के बाद। तो ये तीनों की हत्या का जिक्र YC पवार DCP ने अपनी किताब में किया हुआ, क्योंकि जब वो किताब लिखे रहे थे तो उनको बैकग्राउंड सारी पता थी। तो वो उन्होंने स्टडी करके सिस्टम में YC पवार करके किताब लिखी है, काफ़ी साल पहले लिखी थी। तो उसमें उन्होंने इस पूरे वाक्य का जिक्र भी किया हुआ। लेकिन YC पवार की पोस्टिंग 1990 में ही होती है वहाँ पे, 90 में। तभी टाइम था ये सब मर्डर होते हैं। और YC पवार ने लिखा कि उनकी ज़िंदगी का काला दिन था 90 की मार्च का दिन, जिस दिन एक स्कूल की विद्यार्थन रिंकू पाटिल का जला के कत्ल कर दिया गया था। वो किस्सा उन्होंने डिटेल से बताया। हमने भी एक एपिसोड बनाया था, लेकिन यूट्यूब ने उसको बंद कर दिया कि इस किस्म के इंसिडेंट्स आप यूट्यूब पे नहीं बता सकते, हालांकि हमने दिखाया कुछ नहीं था।
तो जब ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद स्कूल की प्रिंसिपल ने पुलिस को फ़ोन नहीं किया बल्कि पप्पू कलानी को फ़ोन किया, और पप्पू कलानी का वही भाई नारायण कलानी एक वीडियोग्राफर लेके साथ में स्कूल में जाता है और उस कमरे की जहाँ पे इंसिडेंट हुआ था उसकी वीडियोग्राफी करके उस कमरे को बाहर से ताला लगा के चाबी प्रिंसिपल को दे के चला जाता, क्योंकि उसके पहले वाई.सी. पवार ने पप्पू कलानी को तंग करना शुरू कर दिया था, उसकी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ पे अंकुश करना शुरू कर दिया था। और पप्पू कलानी की कोशिश ये थी कि किसी तरह वाई.सी. पवार को उल्हासनगर से निकाला जाए, ये रहेगा तो हमारी एक्टिविटीज़ हमारी मर्जी से नहीं चल सकेगी। जिस आदमी ने वरदाराजन की परवाह नहीं की वो पप्पू कलानी की परवाह कैसे करता। तो ये अंदर खाते प्लानिंग थी वाई.सी. पवार को बदनाम करने की कि देखिए जो आदमी अपने आप को सुपर कॉप कहता है, बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर मानता है, उसके होते हुए एक यंग लड़की के साथ 10वीं 12वीं की छात्रा के साथ इस किस्म की हत्या हो सकती है, तो इस आदमी को यहाँ से निकाल देना चाहिए। उन्हीं दिनों में वहाँ पे उस समय के पुलिस कमिश्नर अमरजीत सिंह समरा थाना थे, जो बाद में मुंबई 92 के दंगों के बाद मुंबई के पुलिस कमिश्नर बने, थाना से ट्रांसफर होके आए थे। और उसके बाद दंगों के बाद उन्होंने वाई.सी. पवार को एक खास अहम भूमिका भी दी थी दंगों की इन्वेस्टिगेशन करने की, क्योंकि वाई.सी. पवार के साथ अमरजीत सिंह समरा थाना में लंबा समय काम कर चुके थे। खैर, अब वाई.सी. पवार को तंग करने के लिए वहाँ की महिलाओं ने एक मोर्चा निकाला। जब अमरजीत सिंह समरा उल्हासनगर में वाई.सी. पवार के ऑफिस में जो मेक शिफ्ट ऑफिस बनाया था जहाँ पे डीसीपी आके बैठते थे, वहाँ मौका देखने आए थे, तो वहाँ पे पप्पू कलानी की वाइफ ज्योति कलानी ने एक बहुत बड़ा औरतों का मोर्चा लेके आई, जो इनको पसंद नहीं आया कि हम अपना काम कर रहे हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और प्रिंसिपल ने एविडेंस को छिपाने की कोशिश की है, सब बातें हो रही थी, तो मोर्चे का मतलब नहीं। तो पुलिस ने वो मोर्चा खदेड़ दिया। उसके बाद पप्पू कलानी सीन पे आता है अपना एमएलए का रवाब दिखाने के लिए, लेकिन अमरजीत सिंह समरा के सामने, अपने पुलिस कमिश्नर के सामने वाई.सी. पवार एक ज़बरदस्त थप्पड़ पप्पू कलानी को जड़ देता। अब ऐसा बहुत बार कम होता है जब एक डॉन को थप्पड़ पड़ जाए, वो भी पब्लिकली सबके सामने। वहाँ से शुरू होती है पप्पू कलानी की और वाई.सी. पवार की दुश्मनी, और वो चलती है लंबी, 2-2.5 साल चलती है। बहुत कोशिशें होती हैं वाई.सी. पवार को वहाँ से बदली करवाने की, लेकिन नहीं हो पाता। अल्टीमेटली इनके जो पप्पू कलानी को घर से पकड़ के भी लाए, एक बार इसका उठक बैठक भी निकलवाया, काफ़ी वाई.सी. पवार ने भी इसकी आकड़ हैंकड़ कम करने की कोशिश की, लेकिन पप्पू कलानी था, उसने भी हार नहीं मानी। और अल्टीमेटली 92 में वाई.सी. पवार को 5 हफ्ते की ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद की पुलिस एकेडमी में भेज दिया गया। और जैसे ही वो 5 हफ्ते के बाद, 1.25 महीने के बाद वापस आते हैं, तो उनको पता चलता है कि जो कल्याण, जो डीसीपी का जो हल्का था, जुरिसडिक्शन थी, उसको बाइफरकेट कर दिया गया है और उल्हासनगर इनके देख रेख के नीचे से निकाल लिया गया है। तो दोस्तों, ये पप्पू कलानी की पॉलिटिकल पहुंच कि एक डीसीपी का एरिया ही चेंज करवा दिया, क्योंकि डीसीपी को ट्रांसफ़र करवाना मुश्किल हो रहा था, तो अपना एरिया उसके नीचे से निकाल के दूसरे डीसीपी की जुरिसडिक्शन के साथ जोड़ दिया गया। तो ये किस्से का जिक्र भी वाई.सी. पवार अक्सर किया करते हैं जब वो कभी भाषण देते हैं या दोस्तों के साथ बैठते। तो दोस्तों, ये
3 किस्से उनके उल्हासनगर में जो पप्पू कलानी के साथ हुए, ये अपने आप में एक अहम हिस्सा रखती हैं उस आदमी की एक सर्वाइवल स्किल जो पप्पू कलानी की थी। जेल में बैठ के इलेक्शन जीतना ये अपने आप में एक सर्वाइवल स्किल होती। उसके बाद लोगों ने ये सवाल किया, एक तो लोगों ने पिछले एपिसोड में, कि हेमदेव को क्यों मारा गया, सानंदशहर में क्यों हमला हुआ। तो वो वाई.सी. पवार ने क्लियर किया कि वो दुनीचंद कलानी के मर्डर केस में इन्वॉल्व था, इसलिए उसको मारा गया। और क्योंकि वो पप्पू कलानी के लोगों ने मारा था और उसके साथ जो 2 लोग थे, मारुति यादव और कृष्णा पिल्ले, वो इसके गवाह थे, इसलिए एक के करके उनको भी मारा गया। तो ये उल्हासनगर की लड़ाई चलती रही, जहाँ अपनी सर्वाइवल के लिए 2 कम्युनिटी के बीच में डिफरेंसेस खड़े करने की कोशिश भी की गई। इसी तरह गोपाल राजवानी के ऊपर हमला करवाया गया, वो बच गया, लेकिन उसके बाद जब वो जे.जे. हॉस्पिटल में इलाज करवा रहा था तो वहाँ पे उसको मिलने आता है हाजी मस्तान, और हाजी मस्तान की मदद से वो आदमी जाता है दुबई। अब दुबई कनेक्शन में एनकाउंटर एट लोखंडवाला का क्या मतलब है? अब देखिए, राजवानी के लिंक्स बहुत लोगों से थे। एक ज़माने में वो शिवसेना के साथ मिलकर उससे अपना पॉलिटिकल कैरियर शुरू किया था और शिवसेना के लीडर्स के बहुत क्लोज था, महाराष्ट्रियन लॉबी के काफ़ी नज़दीक था। तो बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता था जो डिफरेंट ग्रुप्स के साथ क्रिमिनल काम करते थे, उनको शेल्टर देना, करना, पैसा देना, ये उसका काम था, बना के रखता था। तो आपको हमने एक एपिसोड बनाया था लोखंडवाला के ऊपर, अगर आपको ध्यान से याद हो तो कहा गया था कि जब दुबई में इस आदमी को हाजी मस्तान के कहने पे दाऊद इब्राहिम ने शेल्टर दिया, तो उन्हीं दिनों में दिलीप बुआ और माया डोलस ने दाऊद इब्राहिम का एक सोने का कंसाइनमेंट लूट लिया था बड़ा, 2-2.5 करोड़ का, और कुछ बिल्डर से लंबा सारा पैसा इकट्ठा दाऊद के नाम से करके अपने पास रख लिया। मतलब एक तरीके से डी कंपनी को चैलेंज किया। तो अब दाऊद ने राजवानी की मदद से जो ट्रैप लगाया कि तू सबको जानता है, उनके टच में आके वो जो घर था, जिस घर में ये एनकाउंटर हुआ था, वो घर गोपाल राजवानी का था। और एक रात पहले सेंटा क्रूज ईस्ट में स्टेशन के पास जो जिम खाना है, उस जिम खाना में एक मीटिंग होती है रात को, कॉकटेल डिनर मीटिंग, जिसमें जो इस एनकाउंटर को लीड कर रहा था, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इंस्पेक्टर कवि, उसकी मीटिंग होती है एक आदमी के साथ जो उस क्लब, जो जिम खाना का मैनेजर था उस समय। वो हमारा पुराना मित्र है, उसने बहुत सारी बातें बताई जो हमने उस एपिसोड में आपसे शेयर की थी, कि उसको बाद में पता चला कि जो शख्स पूरी इन्फॉर्मेशन कुछ गुप्त रूप से जो बातें कर रहा था इंस्पेक्टर कवि के साथ, वो कोई और नहीं, गोपाल राजवानी खुद था। और वहाँ पे बैठ के एक नक्शा बनाया गया था, क्योंकि पुलिस वहाँ उस घर में अटैक करने के पहले उस घर के चारों तरफ को सिक्योर करना चाहते थे। तो उसी जिम खाना के टेबल पे बैठ के कागज़ पे पेन पेंसिल लेके जो एक मैप बनाया गया था इंस्पेक्टर कवि की तरफ से, वो मैप बनाने में पूरी मदद की थी गोपाल राजवानी ने। और एक कोई मीटिंग 4 घंटे तक चली, आधी रात के लेट तक, और पूरा मैप बना के रातों रात उसकी तैयारी की गई और दूसरे दिन उस फ्लैट पे अटैक किया गया। 5-6 लोगों को जो वहाँ पे हाजिर थे उनको मार गिराया गया। और 2000 में जब गोपाल राजवानी उल्हासनगर में एक कत्ल के केस में
कोर्ट में तारीख भुगत के वापस निकला तो उसके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चला के राजवानी का मर्डर भी कर दिया गया। तो एक एक करके उसी दौरान 1990 में ही गो बहरानी का मर्डर हो जाता है, उसी के बाद मारुति यादव का मर्डर हो जाता है और करते करते 2000 में राजवानी का मर्डर हो जाता है। और साथ में और काफ़ी लोगों के, एक बोहेर का मर्डर भी है बड़ा फेमस, मैं उसकी डिटेल निकाल रहा हूँ। ये सब मर्डर हुए और उसके बाद पप्पू कलानी 9 साल तक जेल में था। उसके बाद ज़मानत हुई, फिर जेल में गया, फिर आया और आज वो एक लंबी ज़मानत जो पैरोल मिलती है लंबी सज़ा काटने के बाद, उसमें उस आदमी को आज उल्हासनगर में रह रहा है। लेकिन आज कहते हैं कि कोई इस किस्म की एक्टिविटी नहीं है, कुछ शांत स्वभाव से अभी अपने जो बाकी रिश्तेदार और बच्चे हैं वो पूरा कामकाज संभालते हैं और एक रिटायर्ड डॉन की तरह अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहा है। तो दोस्तों, ये उल्हासनगर के किस्से। आने वाले दिनों में कुछ वाई.सी. पवार के ऊपर भी एक एपिसोड बनाएंगे, कैसे उसने एक MLA किस्म के आदमी को भी एक बार नाक में थप्पड़ मार दिया था और कैसे वर्धा राजन को आधी रात को घर से उठा के ले आए थे। ये वाई.सी. पवार के कुछ किस्से हैं जो मैंने बहुत करीब से देखे हैं और कैसे उसको कोर्ट कचहरी में धक्के खाने पड़े जो केसेस वाई.सी. पवार के ऊपर वर्धा राजन के क्रोनीज ने किए थे और अल्टीमेटली जिस आदमी ने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी थी उसको कचहरी के धक्के खाने पड़े। और रबैरो के जाने के बाद शायद उसके सीनियर ने भी उसका साथ नहीं दिया और अपनी किताब में उन्होंने लिखा भी है कि मुझे बुलाया तो बड़ी शानो शौकत से गया था, लेकिन अंत में मुझे अकेला छोड़ दिया गया। तो वाई.सी. पवार से लंबी चौड़ी बात करने की कोशिश भी करेंगे और जुड़े रहिए हमारे साथ। आने वाले दिनों में इसी किस्म के और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।